Good morning to all of you. So today we will discuss beta spectra. ठीक है, बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रा. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीटा डीके और आपको बताया था कि 3 प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके एंड बीटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर. ठीक है, अब हम देखेंगे कि व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी इन बीटा डीके. ठीक है, तो हम सपोज बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन एमिशन का केस लेते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है जो विच इज़ इनिशियली स्टेशनरी इन द ग्राउंड स्टेट, इट एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड रिकॉयल. लेकिन जो न्यूक्लियस का मास होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, अब मास ज़्यादा है तो उसकी रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी. इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, न्यूक्लियस की बहुत कम होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास सारी जितनी भी डीके एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, एमिटेड इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, लेकिन हमने जब मेजरमेंट स्टडी की तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद द स्पेक्ट्रम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि उनकी एक काइनेटिक एनर्जी नहीं होती बल्कि अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. और जो मैक्सिमम एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी उसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस एमिटिंग बीटा पार्टिकल. ठीक है, वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है कि कौन से न्यूक्लियस से आपका बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही उस न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है एंड पॉइंट एनर्जी. ठीक है, लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते निकलते हैं बीटा पार्टिकल, उनकी एनर्जी हमारी एंड पॉइंट एनर्जी से कम होती है. ठीक है, तो बहुत सारी अटैम्प्ट्स की गई कि हम देखें कि वो मिसिंग एनर्जी कहाँ है हमारी. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली रिजॉल्व की पॉलीज ने. ठीक है, बाय टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ऑफ बीटा डीके. ठीक है ना, अब आपको पता है कि पॉली ने पोस्टुलेट किया कि आपका जब बीटा डीके होता है उसमें न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो एमिट होते हैं आपके, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है. इंट्रिंसिक स्पिन उनका हाफ होता है और रेस्ट मास कितना होता है उनका 0. ठीक है, अब 0 चार्ज ये वाली प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो अलाउज चार्ज कंजर्वेशन टू होल्ड गुड इन बीटा. तो इससे हमारा चार्ज कंजर्वेशन लॉ उसमें वेरीफाई हो जाता है. ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, इंट्रिंसिक स्पिन, इससे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाती है. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पॉली कि अब अगर आपका कोई न्यूक्लियस है ZX से, ठीक है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को जब एमिट कर रहा है, ठीक है, तो आपको जो दूसरा न्यूक्लियस मिलेगा वो क्या मिलेगा, Z+1YA प्लस इलेक्ट्रॉन, और साथ में आपका कौन सा पार्टिकल निकलता है, न्यूट्रिनो. ठीक है, अब अगर हम न्यूट्रिनो को नहीं मानते इनिशियली, हम सपोज यही मानते हैं कि आपका ZX से एक न्यूक्लियस था, आपका पेरेंट न्यूक्लियस, वो कन्वर्ट हो गया Z+1YA और आपका एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ. ठीक है, अब अगर हम देखें कोई ऐसा न्यूक्लियस ले लेते हैं सपोज जिसमें A इवन है. ठीक है, तो आपकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो इंटीजर होगा, बहुत पेरेंट के लिए भी और डॉटर के लिए भी सेम है, आपका वही होगा आपका. ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका एमिट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जब आपका न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा तो इसका स्पिन कितना होता है, हाफ. तो अब आपका जो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, इंटीग्रल का और हाफ इंटीग्रल का मिला के टोटल स्पिन क्या होगा, हाफ इंटीग्रल हो जाएगा. तो अब आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड नहीं हो रहा है. ठीक है, समझ रही है बात. तो कंजर्वेशन ऑफ, अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकल रहा है जिसका स्पिन कितना है, हाफ है, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड्स गुड. ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या शो करती है हमारी कि जो एंड पॉइंट एनर्जी है वो क्या है, इक्वल्स टू द डीके एनर्जी. ठीक है ना, एंड द मिसिंग एनर्जी, क्योंकि हमने अभी पहले कहा कि जो एंड पॉइंट एनर्जी है वो डीके एनर्जी के बराबर नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब जो मिसिंग एनर्जी है दैट इज कैरिड आउट बाय एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, क्लियर. अब जो है हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिनो एंड इट्स डिटेक्शन. ठीक है, अब जो सक्सेस ऑफ फर्मी बीटा थ्योरी ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रिनो
थ्योरेटिकली। अब उन्होंने कहा कि न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ m0, वेयर m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और उसकी एनर्जी भी क्या है 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है या इससे भी कम है। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टी से ये पता चला कि जो इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद द न्यूट्रिनो इज़ वेरी लेस, वेरी फीबल, बहुत कम है, एंड बिकॉज ऑफ नो चार्ज एंड मास एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, न्यूट्रिनो कैन बी पास अनइंटरप्टेड थ्रू वास्ट अमाउंट्स ऑफ मैटर, कि उसकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती मैटर के साथ, वो अनइंटरप्टेड मैटर में से हमारा क्रॉस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये डिस्कस किया गया कि जो बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके में हमारे न्यूट्रिनोज होते हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है ना, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो को इन्होंने डिफ़ाइन किया, न्यूट्रिनो इज़ डिफाइंड एज ए पार्टिकल जिसमें स्पिन हमारा एंटी पैरेलल होता है एंगुलर मोमेंटम के, और एंटी न्यूट्रिनो में हमारा क्या होता है, वो पैरेलल होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, तो इनको डिफ़ाइन करने के लिए एक टर्म डिफ़ाइन की गई, उसको हम बोलते हैं हैंडेडनेस इन न्यूट्रिनो, और उस टर्म को हम बोलते हैं हेलिसिटी। ठीक है ना, हेलिसिटी होती है L.S अपॉन L मैग्नीट्यूड इंटू S मैग्नीट्यूड, दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब न्यूट्रिनो के लिए थीटा की वैल्यू 180 होती है। ठीक है, इंटू होएगा ये आपका। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिनो के लिए हमारी जो वैल्यू होती है थीटा की वो 180 डिग्री होती है, तो H हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी दैट इज़ इक्वल टू, ठीक है, cos 180, और cos 180 कितना होता है -1 होता है। एंटी न्यूट्रिनो के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो H cos 0 कितना हो जाएगा +1। ठीक है, अब आपको पता है रेस्ट मास दोनों ही न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का कितना है 0 होगा, तो दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गामा डीके। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हमारा डीके होता है आइदर बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल, देन इट रिमेन इन द एक्साइटेड स्टेट, वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है देन एमिशन ऑफ गामा रेडिएशंस टेक प्लेस, एंड द एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो एच न्यू की वैल्यू कितनी होती है E2 - E1। ठीक है, तो इसका मतलब जब न्यूक्लियस हमारा एक्साइटेड स्टेट में होता है वो हमारा डीके होकर ग्राउंड स्टेट में आता है, और साथ में हमारा क्या होता है गामा रेडिएशन एमिट होते हैं। ठीक है, एंड दिस डीके इज कंसिस्टेंस विद चार्ज कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसमें दोनों ही लॉज हमारे ओबे होते हैं। ठीक है, अब सपोज हम लेड का केस लेते हैं 82 Pb210, जब ये डीके होता है तो ये बिस्मथ में होता है, बिस्मथ एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा आपका और एंटी न्यूट्रिनो, तो ये बिस्मथ एक्साइटेड स्टेट में एक टेंडेंसी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकता, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और ग्राउंड स्टेट में आएगा कैसे आएगा, विद द एमिशन ऑफ गामा रेज। ठीक है, तो साथ में हमारे कौन से रेडिएशंस निकलेंगे, गामा रेडिएशंस। ठीक है, तो अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या रिक्वायरमेंट होती है आपकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है दैट if the decaying nucleus is originally at rest, then it must recoil when the photon is emitted with the momentum equal to that of photon। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है कि हमारा हमेशा ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो हमेशा ही हमारे गामा रे फोटोन एमिट होते हैं। कई बार हमारा क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या करता है हमारा, ठीक है, जो है वो नेबरिंग जो ऑर्बिट होता है, लोअर ऑर्बिट होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, तो इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस डायरेक्टली ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम। ठीक है, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होता है उससे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, अब जो हमारी टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लैम्डा होती है फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, उसको हम बोलते हैं लैम्डा ई प्लस लैम्डा गामा, वेयर लैम्डा ई एंड लैम्डा गामा आर द डीके कॉन्स्टेंट्स फॉर कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड फॉर गामा एमिशन।
ठीक है। और कन्वर्जन कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कन्वर्जन कोफिशिएंट को हम डिफाइन करते हैं एन ई अपॉन एन गामा, दैट इज़ लैम्डा ई अपॉन लैम्डा गामा, ठीक है। और एक टर्म हम डिफाइन करते हैं टोटल कन्वर्जन कोफिशिएंट अल्फा टी, दैट इज़ एन के प्लस एन एल प्लस एन एम एंड सो ऑन अप टू एन गामा, ठीक है। तो इसको हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे आप कोफिशिएंट्स को, ठीक है ना, के ऑर्बिट के लिए, एल के लिए, एम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म्स क्या हो जाएंगी? दीज आर द कन्वर्जन कोफिशिएंट्स। और अल्फ़ा के की वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद अल्फ़ा एम और उसके बाद अल्फ़ा एम। चलो आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।